हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में वापस हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो लेक्चर है आप लोग का लेक्चर 5 है। विवश लेक्चर की वीडियो में आप लोग को कोश के विभाजन के पहले मैं जीवन सत्व प्रक्रिया, विटामिन ये सब चीज़ को कैसे कमिट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में कितने प्रकार किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को पता है 4 किलो पर कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और जो स्निग्ध पदार्थ प्रोटीन वाले में रहता है 9 किलो पर कैलोरी ऊर्जा। ओके, इस प्रकार मैं आप लोग को ये सब चार्ट भी एक्सप्लेन करके दिया था और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आप लोग को बोला था चीज़ आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हो। ओके, जैसा ये आप लोग को बताइए इंटरनेट मेरा इसके बारे अगर आपको इससे ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चीज़ आप नेट पर सर्च करके देख सकते हो। ओके, और आज की लेक्चर वीडियो में आप क्या देखोगे, कोश का विभाजन, कोश का विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया। जो कोश का विभाजन मतलब अलग अलग भागों में जो विभाजन किया जाता है, अलग किया जाता है एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया में। जीवन प्रक्रिया मतलब जो लाइफ प्रोसेस है जीवन का, क्यों क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड है, कौन सा आवश्यक है, तो उसके बारे में देखोगे। मतलब आपको क्या दिया, कोश का विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है तो उसके बारे में आप स्टडी करोगे। ओके, तो सेल डिवीजन इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। एसेंशियल मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। सेल डिवीजन जो सेल का विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है अलग अलग भागों में, जैसे आपको पता रहेगा ए बी सी डी ये सब अलग भागों में डिवीजन किया जाता है ना, कि वैसा ही उनको अलग अलग भागों में जो बांटा गया है। और तो उनका जो उनकी जीवन की प्रक्रिया आवश्यक क्या होती है, उनके जीवन में आवश्यक क्या है कि उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, पहला आपका क्या है, हमें जहाँ जख्म होती है उस स्थान के उत्कीर्ण कोशिकाओं पर क्या असर होता है। आपको पता है जहाँ आपको जख्म होती है उस स्थान के उत्कीर्ण कोशिकाओं पर क्या असर होता है। आपको पता रहेगा जहाँ जख्म होती है थोड़े समय तक जब ऊतक रहता है तो आपको पता है कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। किसे कहते हैं, कोशिका को जो समूह मिलकर ऊतक तैयार होता है। हमें जहाँ जख्म होती है उस स्थान को उत्कीर्ण की कोशिकाओं पर क्या असर होता है। असर क्या होता है, थोड़ा आपको अलग प्रकार का फील लगेगा। जहाँ जख्म रहेगा थोड़े समय बाद धीरे धीरे आपको मालूम है ठीक होता है, मतलब एक कोशिका से नया कोशिका निर्माण लेने लगता है। आपको कभी पता रहेगा जैसे कभी आपको जख्म हो जाता है, लग जाता है, तो धीरे धीरे आप मलहम लगाते हो, धीरे एक नया कोशिका जर्मिनेट करता है। एक्चुअली ऐसा अगर इसे आपको आइडेंटिफाई करना कैसे, आपको कैसे मालूम पड़े हमें जहाँ जख्म होती है उस स्थान को उत्कीर्ण की कोशिकाओं पर क्या असर होता है। हमें जहाँ जख्म होती है उस स्थान को उत्कीर्ण कोशिकाओं पर एक अन्य प्रकार नया कोशिका निर्माण होने लगता है कुछ समय बाद। आप देखोगे दूसरा जख्म ठीक होते समय उस जगह पर क्या नए कोशिका का निर्माण होता है। हाँ, जख्म ठीक होते समय उस जगह पर नई कोशिका का निर्माण होता है। तो जो आपका जो सेल रहेगा, जो पहले कोशिका रहेगी जहाँ जख्म हो रहा है उससे डिस्टर्ब हो जाता है किस पर, पैथोजेनिक माइक्रोजन बैक्टीरिया, देखिए उसको मार दिया जाता है, फिर एक नया सेल निर्माण होता है जो हमारे शरीर को जो जहाँ जख्म हुआ रहेगा उससे नया आवरण हो जाएगा, मतलब प्रोटेक्टिंग हो जाती है। ओके, अब फूल तोड़ने से वनस्पति को जख्म होती है, वे जख्म कैसे भर जाते हैं। या फूल तोड़ने से वनस्पति की जख्म होती है, पर ये जख्म उनके जो तड़ तना फल कि उसके द्वारा जो स्टेम रहता है, जड़ रहती है, कि उसके द्वारा भरा जा सकता है। किसी सजीव की वृद्धि कैसी होती है, क्या उनके शरीर की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, अगर बढ़ती है तो कैसे। क्या देख रहे हो आप, किसी भी सजीव की वृद्धि होती है क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो बढ़ती है तो कैसे। तो किसी भी सजीव, आप लोगों को पता है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, दिन ब दिन क्यों इसमें वृद्धि होती है, तो कैसे वृद्धि होती है। उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, बढ़ती है तो कैसे, इससे आप देखोगे। या उनके शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है कैसे, कि उनको जरूर में जो सेल प्रेजेंट रहता है, एक्टिव जो क्रोमोसोम गुणसूत्र रहेगा जो उनके माता पिता में रहता है कि उनके में प्रेजेंट रहता है, बट बढ़ते कैसे, धीरे धीरे। क्यों उसमें जब नया सेल अथवा नया कोशिका निर्माण होने लगा धीरे धीरे, तो क्यों वो चीज़ बढ़ने लगता है। एक सजीव से उसी प्रजाति दूसरे सजीव का निर्माण कैसे होता है। किसी भी एक सजीव से, एक सजीव है उसी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण कैसे होता है। अगर एक जो जीव है उससे, जैसे कुत्ते से कुत्ते का बच्चा निर्माण होना, बिल्ली से बिल्ली का बच्चा निर्माण होना, ह्यूमन बींग मनुष्य जो ह्यूमन बींग से एक नया बच्चा नवजात शिशु का जन्म होना, सब प्रजनन है। तो एक्चुअली क्या है, इससे क्या होता है, एक सजीव से उस प्रजाति उस सजीव का निर्माण कैसे होता है, प्रजनन क्रिया द्वारा। कौन सा, प्रजनन। कोशिका विभाजन है कोशिका और देखो अभी कोशिका विभाजन है कोशिका और सजीव के अनेक गुणधर्मों से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। जो कोशिका विभाजन है
या कोशिका के सजीवों के, जो कोशिका रहेगी ना, कोशिका सजीव के बहुत सारे अनेक जो सजीव रहेंगे, इन कोशिका गुणधर्म में रहेंगे, उनमें से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म, बहुत वेरी बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है ये। ओके, इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है, जो आपको बता के दिया मैं प्रजनन जैसा। गुणधर्म कार्य एक सजीव से दूसरे सजीव का निर्माण हो सकता है, मतलब जो एक सजीव रहेगा, सजीव बोले तो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो एक दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है गुणधर्म द्वारा। हाँ, जो प्रॉपर्टीज, बहुकोषीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है। बहुकोषीय मतलब एक कोशिका कैसे कहते हैं, इसमें एक सेल प्रेजेंट, एक कोशिका प्रेजेंट होता है उसे एक कोशिका कहते हैं, बहुत सारे कोशिका प्रेजेंट होते हैं उसे हम बहुकोशिका कहते हैं। बहुकोषीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है। जो बहुकोषीय जिसमें बहुत सारे सेल अथवा बहुत सारे कोशिका प्रेजेंट रहेंगे, उनकी वृद्धि मतलब की जा सकती है। ऐसा आपको पूछा था ना, सजीव की वृद्धि होती है तो कोशिका संख्या बढ़ती है, अगर बढ़ती होती कैसे, उचित। बहुकोषीय सजीव के शरीर की वृद्धि हो सकती है, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा भी किया जा सकता है। क्षति मतलब तो हानि, जो हानि होने वाले रहे उस चीज़ को हम पूरा किया जा सकता है, उसके द्वारा पूरा भी किया जा सकता है। क्योंकि जब बहुकोषीय सजीव रहते हैं, उसमें बहुत सारे कोशिका प्रेजेंट रहते हैं, तो जो सजीव रहे उनकी वृद्धि वो तो हो सकती है, लेकिन जो शरीर में होने क्षति मतलब कठिनाई होती है, दुख होता है, जो बहुत सारे ट्रबल होते हैं, परेशानी होती है, सब चीज़ को पूरा किया जा सकता है। कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। किसकी? कोशिका विभाजन द्वारा। हाँ, जो पहले बता के दिया मैंने। कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से दो प्रकार है। कोशिका विभाजन कितने? दो प्रकार हैं। समसूत्री विभाजन मतलब समान, मिडोसिस उसे कहते हैं। अर्धगुणसूत्री मतलब आधा, हाफ, उसे मियोसिस। समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिका करती है। जो समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिका करती है, मेन है। और गुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। जो अर्धसूत्री है, अर्धगुणसूत्री मतलब आधा गुणसूत्री, यानी जनन कोशिका द्वारा होता है। जनन मतलब जो जब पैदा होता है, जब बर्थ होता है किसी का, तभी। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूरे हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना आवश्यक है। देखो, सॉरी, कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी होता है। जब कोशिका का विभाजन कर रहे हो, कोशिका विभाजन का अंदर करने से पूर्व, मतलब किसी कोशिका को अलग अलग, अगर बायोमिटोसिस जैसे मियोसिस हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया, और अर्धगुणसूत्री विभाजन मिडोसिस मियोसिस, जब एक्चुअली आप उसका अध्ययन करो, उसके अगर उसके बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हो या कर रहे हो, अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी, मतलब कोशिका की रचना, तो शेप, साइज, फंक्शन, कार्य क्या है, क्या काम करता है, क्यों, उनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। कोशिका रचना का अध्ययन हम इसके पूर्व कर चुके हैं, मतलब इसके पहले आप किए हो। प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है, तो प्रत्येक केंद्र की कोशिका होता है, उसमें एक सेंटर न्यूक्लियस। इसके अलावा एक अन्य कोशिका अंगक भी होते हैं। इसके अलावा भी एक कोशिका अंगक होते हैं। जी वैज्ञानिक का हम दोनों प्रकार कोशिका विभाजन का अध्ययन करें, इसी चीज़ के अथवा जानकारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपको, एक्चुअली उसके ऊपर बेस्ड ऑन, उसके बेस के ऊपर हम लोग आगे का स्टडी करेंगे। ओके, देखो क्या दिया आपको, किसी प्रकार कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका उसके केंद्रक में स्थित गुणसूत्री की संख्या को दुगना करती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कोशिका विभाजन मतलब किसी कोशिका जब उस चीज़ का भाग अलग हो रहा है या अलग कर रहे हो, तो इससे गुणसूत्री की संख्या को दुगुना करती है। यदि गुणसूत्री की संख्या 2n हो तो 4n की जाती है। ये ध्यान रखो आप, जब गुणसूत्री की संख्या अगर 2n है तो 4n की जाएगी, मतलब उसका दुगुना हो जाता है। ये क्या है? कोशिका विभाजन के पहले, हाँ, पूर्व कोशिका उसके केंद्र के मतलब जो सेंट्रॉइड होता है, गुणसूत्री की संख्या को दुगुना करती है। क्या करता है? दुगुना। यदि गुण संख्या 2n है तो 4n कर देंगे। जैसे आपको देखो थोड़ा याद कीजिए, जो दिया है गुणसूत्र आकार कैसा होता है 2.5 में देखिए, ये देखो गुणसूत्र का आकार मतलब क्रोमोसोम्स, आपका गुणसूत्र एक्चुअली इस प्रकार दिखता है। इसे हम ओके, इसे आप सेंट्रोमियर, स्पेलिंग नीचे दी गई है, और QR इधर DNA, ठीक है। PR मतलब पैरामीटर जिसे उसको मतलब मेजर किया जाता है, उसे आरम भाग होता है, दो भुजा इसकी मान लो,
और सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु। और जो ऐसा दिया आपको इस टाइप का ये वाला जो है ये आपका डीएनए, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, देखो इसमें आपको क्या दिया है, 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है। जो 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है, लेकिन n अवस्था में हर प्रकार केवल एक एक गुणसूत्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब 2n मतलब आपको ऐसा बता के दिया मैंने तो चीज़ दुगना हो जाता है। इसने दिया ना आपको 2n रहेगा तो 4n हो जाता है। एक्चुअली ऐसा है, 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्र की एक ही जोड़ी होती है, एक एक जोड़ी मतलब एक एक पेयर बनता है। आगे दिया आप देखोगे, n अवस्था में हर प्रकार का केवल एक ही गुणसूत्र है, n अवस्था में एक ही गुणसूत्र होता है, जोड़ी नहीं होती। के साथ दी गई आकृति के अनुसार होता है, मतलब आपको आकृति दी गई है। समसूत्री कोशिका विभाजन, मिटोसिस काय कोशिका और मूल कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। काय कोशिका मतलब दो कोशिका का नाम है, काय जो कायिक कोशिका होती है और समसूत्री विभाजन मूल कोशिका, दोनों समसूत्री का विभाजन द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। समसूत्री विभाजन मुख्य 2 सोपानों से पूर्ण होती है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसका मुख्य 2 सोपान है, 2 चीज़ के जो सोपान है चीज़ पद्धति जो उनके द्वारा मतलब पूर्ण होता है। 2 सोपान अर्थात प्रकल विभाजन, केंद्र का विभाजन मतलब जो सेंटर न्यूक्लियस रहता है, केंद्र बिंदु रहता है विभाजन, उसे हम क्राइकोनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। प्रकलन विभाजन या द्विध्रुव का विभाजन मतलब साइटोकाइनेसिस। केंद्रीय विभाजन 4 चरणों में पूर्ण होता है। कितना? 4 चरणों में पूर्ण होता है, मतलब 4 इसका 4 चरण में मतलब 4 लेवल में 4 बार में पूरा होता है। एक्चुअली इसके बारे में जो डायग्राम दिया आपको आप देख सकते हो, जो आपका मिटोसिस होता है, पूर्वावस्था देख रहे हो आप। वापस आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ चाहिए तो देखो, समसूत्री कोशिका विभाजन उसके आगे उसमें दिया है, तो आप इसको देख लो। ठीक है, पहला पूर्वावस्था आपका। पूर्वावस्था में क्या होता है, केंद्रीय विभाजन की जो पूर्वावस्था में मूलतः बहुत ही नाजुक धागे जैसे गुणसूत्र का परिवहन होता है। जो पूर्वावस्था में मतलब अवस्था के पहले, पूर्वावस्था मतलब अवस्था के पहले ही तो केंद्र के विभाजन की पूर्वावस्था में होती है, मूलतः बहुत ही नाजुक धागे जैसे गुणसूत्र का परिवहन, मतलब एकदम पतला, एकदम स्मूथली, लचीलापन। गुणसूत्र परिवहन मतलब फोल्डिंग, कंडेंसेशन कहते हैं, ये दिया है। से लंबाई में छोटे आकार में मोटे होते हैं। लंबाई में क्या होते हैं? छोटे और आकार में मोटे। लंबाई में छोटे आकार में मोटे होकर उनके अर्धगुण जोड़ी के साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे वे लंबाई में छोटे मतलब जो लेंथ रहेगा लंबाई की छोटा रहता है, आकार में मोटे रहते हैं। उनके जो उनके अर्धगुणसूत्र जो हैं जोड़ी के साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देने लगते हैं। जोड़ी के साथ में क्या? सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो उनका गुणसूत्र मैचिंग जो कर रहा है उसे दिखाई देते हैं। तारक केंद्र द्विगुणित होता है। जो तारक केंद्र होता है वो द्विगुणित, 2 चीज़। प्रत्येक तारक केंद्र कोशिका के विपरीत सिरों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र होता है कोशिका के विपरीत मतलब उसको उल्टा ऊपरी सिरे में पाया जाता है। केंद्र का आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब ये तो केंद्र का आवरण मतलब प्रोटेक्टिंग कवरिंग करने का एक झिल्ली, पतली प्रोटेक्टिंग करने का। जैसे आपको पता रहे एक में 3 लेयर होता है ना अंडा, एक उसमें आप पहला एक हार्ड रहता है, इसके बाद सेकंड रहता है, इसके बाद व्हाइट कलर का पार्ट देखो ना पतला कलर का, वो चीज़ मेम्ब्रेन मतलब उस प्रकार का ही एक पतला रहेगा, प्रोटेक्टिंग करने का जो काम करते हैं। या न्यूक्लियस लुप्त होने लगते हैं मेम्ब्रेन, और केंद्रिका न्यूक्लियस लुप्त होने, जब वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रिका बड़ा हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस रहेगा सेंटर पॉइंट उचित बाद में गायब होने लगता है। एक्चुअली आप चाहिए तो डायग्राम में दे सकते हो, आप देख लो। पहले देखो आपका इस फॉर्म में हुआ मतलब सीधे धागे जैसा, समझ रहे आपको। एक्चुअली देखिए इस जितने धागे जैसा है, पतला और लचीला रहता है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बाद में जो ऊपरी शरीर में बाद में दिखाई देने लगेगा, देख रहे हो आप ऐसा, अब धागे जैसा। और जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ मतलब प्रोटीन का जो वाइट कलर का ना, ये वाइट कलर का सेंटर पॉइंट वो चीज़, ठीक है। देख रहे हो आप इधर से क्रोमोसोम गुणसूत्र पूरा तैयार नहीं हुआ है, तैयार होने का है या बाकी है, ठीक है। लेकिन जब आपका फोर्थ हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया, फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, जो आपका ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस के अंदर का आवरण है ये गायब हो जाएगा, मतलब डिसअपियर हो जाता है। बाद में आपका जो पूर्वावस्था में रहता है सेंट्रॉइड, देखो एक ऊपर सिरे पे, बाद नीचे सिरे पे लेवल में आ रहे हैं, तो क्यों ये आपका पूर्वावस्था में उसके पहले इसे तैयार हो गया।
मतलब जब आपका पूर्व अवस्था में आ जाएगा तो जो उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो तैयार होता है, जो न्यूक्लियस रहता है वो चीज़ गायब हो जाता है उधर से। ओके, इससे आपको यही मालूम पड़ता है कि जब वो पतले धागे जैसा दिखाई देगा, पतले धागे जैसा दिखता है, मतलब एकदम पतला धागे, बाद में लचीलापन आ जाता है, बाद में जो आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र रहता है क्रोमेटाइड सिस्टर क्रोमेटिड्स द्वारा जो रहता है एक्चुअली इसके अंदर, देख रहे, बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में जो धागा जैसा रहेगा, लेकिन जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सेंटर है ना, ये केंद्रक, चीज़ गायब हो जाता है। बाद में पूर्वावस्था आपका पाँचवें लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फर्स्ट सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ फिफ्थ लेवल में आपका रेडी हो गया पूर्वावस्था। ओके, कंटिन्यू। जो केंद्रिका न्यूक्लियस लुप्त होने, मतलब जो आपको वाइट कलर का था ना प्रोटीन का, सॉरी उसे हम केंद्रिका कहते हैं, उचित गायब हो जाते हैं, लुप्त होने में। अब क्या देखो मध्यावस्था। मध्यावस्था मतलब क्या होता है? मेटाफेज। मध्यावस्था में केंद्रिका वरट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मध्यावस्था में जो आप देखो ना, मध्यावस्था का जो डायग्राम रहेगा उसमें जिसमें जो आपको मैं केंद्रिका दिखाया, कुछ उसमें रहता ही नहीं, पूरी तरह से मतलब नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। सभी गुणसूत्र का घनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्धगुण जोड़ी के साथ मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स अशुद्ध इससे दिखाई देने लगते हैं। इसमें ऐसा नहीं रहता कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है तो पूर्वावस्था में दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पूरा क्लियरली नहीं दिखाई देता, विजिबल नहीं होता अच्छे से। लेकिन जब आपका मध्यावस्था में देखोगे ना, मध्यावस्था में घनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र और अर्ध गुणसूत्र, मतलब देखो एक प्रत्येक गुणसूत्र जो रहेगा पूर्ण गुणसूत्र एक एक करके, आधा गुणसूत्र आधा गुणसूत्र सिस्टर क्रोमेटिड्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। आपको इससे क्या मालूम पड़ता है? जो पूर्वावस्था में क्लियरली अथवा विजिबल अच्छे से नहीं होता, लेकिन जो मध्यावस्था में रहेगा उससे आपको एकदम परफेक्ट और अच्छे से क्लियरली दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसमें जो आपका केंद्रिका और रहता है वो गायब हो जाता है। जो मतलब व्हाइट कलर का जो पार्ट था ना वो डायग्राम में आपको मैंने अभी दिखाया, चीज़ गायब हो जाता है। सभी गुणसूत्र कोशिका के विस्तृति प्रतल रूप से मध्य प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित अरेंज होते हैं। जो सभी गुणसूत्र हैं कोशिका के विस्तृत वृत्ति प्रतल के, विस्तृत वृत्ति आपको बता रहे, विश्व वृत्ति उसकी जो वृत्त के पोजिट में मध्य प्रतल में बीच में समांतर अवस्था में संरचित मतलब अरेंज होते हैं। संरचित मतलब अरेंज मैनेज हो जाता है। दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर, दोनों के बीच विभिन्न प्रकार के लचीले प्रथिनों के धागे तर्कतंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो सेंट्रोमियर तारक केंद्र जो प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु विभिन्न प्रकार के लचीले प्रथिनों के धागे तर्कतंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। देखो डायग्राम, ये जी ऑटोमेटिक अपने लेवल में आ गए हैं, बरोबर। मतलब और चीज़ आपको जो गुणसूत्र है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके, देखो सेंटीमीटर में देख रहे हो, आपको मैंने आपको डायग्राम बता दिया। जो ये रहेगा स्टार्टिंग का जो गुणसूत्र का है उसे हम कहेंगे, बाद में सेंट्रोमियर हो जाता है आपका, बाद में आपका रहेगा क्यूआर, बाद में गुणसूत्र बिंदु, सॉरी डीएनए, लास्ट में जो ऐसा फोल्डिंग टाइप का रहता है ना स्पाइंडल फाइबर, उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। जो स्पाइंडल फाइबर में देख रहे हो इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया और ये चीज़ अपने आप अरेंज हो जाती है, मतलब संरचित हो जाते हैं। एक्चुअली आपको इससे यही मालूम पड़ता है कि मध्यावस्था जो रहेगा पूर्वावस्था के जो आपने डायग्राम में देखी हो, पूर्वावस्था का डायग्राम देखो, मध्यावस्था में पूर्वावस्था में एकदम बरोबर वो चीज़ अच्छे से क्लियरली अथवा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो मध्यावस्था में रहेगा वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से विजुअल होगा, क्लियरली दिखाई दे सकता है। और जो केंद्रिका आवरण रहता है इसमें पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। मतलब देखो इसमें व्हाइट कलर का जो केंद्रिका आवरण था ना, ये चीज़ में इसमें मध्यावस्था में रहता ही नहीं, इससे आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है। और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको बता के दिया है, सॉरी देखो आप धागे तर्कतंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पाइंडल फाइबर तो डायग्राम जैसा ना स्पाइंडल फाइबर और तर्कतंतु जैसे धागा जैसा दिया है, सब तर्कतंतु है। और जो मैं आपको बता के दिया अभी डायग्राम, समांतर अवस्था में संरचित अरेंज हो जाते हैं। विषुवृत्ति प्रतल के मध्य प्रतल, विषुवृत्ति में आप क्या देखो, अभी प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित मतलब अरेंज हो जाते हैं। जैसे आप लोग को डायग्राम में दिया रहेगा, जो स्पेंडल शेप में रहते हैं ना मध्य प्रतल, मतलब मध्य प्रतल में जो बीच में थोड़ा सा गैप है एक्चुअली उस बीच में अरेंज हो जाते हैं। दोनों तारक केंद्रक और प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु, जो तारक केंद्रक होता है प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर के विभिन्न प्रकार के लचीले प्रथिनों के धागे, लचीले मतलब लचीलापन, जैसे प्रथिन मतलब उसको धागे जैसा रेसा जैसा रहता है धागा, परंतु उसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। मतलब एक्चुअली उसमें क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। सेंट्रो मतलब गुणसूत्र बिंदु, जो प्रत्येक गुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु है
उसके बीच विशिष्ट प्रकार के लचीले प्रथिन। चलिए मैं आप लोग को डायग्राम में दिखा के देता हूँ। देखो ये आपका पहले स्टार्टिंग फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, बरोबर। जो आपका लेकिन मध्य अवस्था देख रहे हो, ये आपका पूर्व अवस्था था। मध्य अवस्था में देख रहे हो, अभी थोड़ा सा बीच में गैप है। अब देख रहे हो जो शेप है इसका, तो अपनी पूर्ण अवस्था में मतलब अच्छे से वो चीज़ इसमें क्लियरली और अच्छे से दिखाई देता है। किसमें? मध्य अवस्था में। मध्य अवस्था में अगर तुलना करेंगे पूर्व अवस्था में जो चीज़ रहता था अपना, वो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेंट्रोइड का, कुछ चीज़ में दिखाई देता था स्टार्टिंग से, बाद में लास्ट में विलुप्त होता था थोड़ा। लेकिन जो मध्य अवस्था रहता है उसमें ऑटोमेटिक वो चीज़ विलुप्त हो जाता है, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता। मध्य अवस्था की चीज़, वो चीज़ आपका विलुप्त हो जाता है, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो उसमें क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम जो उसका गुणसूत्र रहता है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। ये दोनों में अंतर है, मध्य अवस्था और पूर्व अवस्था में। ओके, और इस लास्ट में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है, देख रहे हो आप। और विशुद्ध वृत्ति प्रतल के बीच में स्थित ये अरेंज हो जाती है, देख रहे हो, अरेंज हो गया ऑटोमेटिक, देख रहे हो बीच में विशुद्ध वृत्ति, जैसे आप लोग ज्योग्राफी में भूगोल में पढ़े रहोगे, विशुद्ध वृत्ति रेखा बीच से होकर गुजरती है ना, एक्चुअल वैसा है। तो बीच में ऐसी चीज़ अपने आप को मतलब अरेंज कर लिया, मतलब संरचित कर चुके हैं, मतलब प्रस्थापित कर चुके हैं, एक्चुअल ऐसा। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और एक्चुअली आज थोड़ा अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। एक्चुअली जो आपका 2 बाकी है उसका आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में बता के दूँगा। ओके।